का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें यहाँ पे सारी चीज़ें कंपाइल करके एक जगह के लेके आ जाता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल की एनालिसिस पूरी दी जाती है एडिटोरियल के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, इससे हमें बड़ी मदद मिलती है। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस वीडियोज़ को अपने फेसबुक या फिर व्हाट्सअप या फिर इंस्टाग्राम इस वाले प्लेटफॉर्म पे ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक लोगों तक पहुंच सके। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है मेरे लिए। आज मैं फ्रंट पेज की न्यूज़ को नहीं कवर कर रहा हूँ, सीधे इसी न्यूज़ को मैं कवर करूँगा। बात करी जा रही है उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन की, बातें यहाँ पे चलने वाली हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे द हिंदू ने कुछ इस प्रकार से न्यूज़ निकाला है। तो ये पुलिस है और यहाँ पे इनको अधिकार ही नहीं होता है कि जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे ये किसी भी प्रकार का अपना चेकिंग कर सकें, इनको अधिकार नहीं होता है। सारी की सारी अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में चली जाती है। अगर स्टेट का कोई बाई इलेक्शन हो या फिर लोकसभा की इलेक्शन हो तो यहाँ पे ये एक प्रकार से कहूँगा सीधे ये इलीगल कार्य चल रहा है। अब यहाँ पे एक विशेष कम्युनिटी को टारगेट करके उन्हें किसी न किसी प्रकार से रेसिस्ट करने की बातें चल रही हैं कि उन्हें उनका या फिर अगर बात करें जो पोल करने आ रहे हैं, जो वोट करने आ रहे हैं, उनको स्लो डाउन करने का विचार है कि कुछ तो घटेगा वोट बैंक। तो यहाँ पे इस प्रकार से करने का विचार चल रहा है। कहाँ पे? तो सिसुमाऊ असेंबली बाई इलेक्शंस है ये, वहाँ का बात आपको मैं बता रहा हूँ। बहुत ही निंदनीय चीज़ है। इस प्रकार के डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई कैसे उम्मीद कर सकता है, भारत जैसी कंट्री के अंदर ऐसी चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए भारत में, लेकिन देखने को मिली है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे यही बातें कही जा रही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे समाजवादी पार्टी डिमांड कर रही है, जहाँ जहाँ इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं और बोगस वोटिंग भी डाली गई हैं, तो एक प्रकार से समाजवादी पार्टी हो गई और दूसरी प्रकार से स्टेट की रूलिंग पार्टी जो बीजेपी है अभी, उनमें एक प्रकार से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ रहा है। उसी कॉन्फ्लिक्ट को मैं यहाँ पे बताऊंगा और बहुत सारा प्रूफ भी है इसका, वो भी चीज़ें दिखाई जाएगी। बात करी जा रही है उत्तर प्रदेश, जो अभी 49.3% वोटर टर्नआउट हुआ है। बताइए इतना कैसे घट सकता है ये 49.3%, जबकि यहाँ पे लगभग 68% 75% चीज़ें जाती थी, लेकिन टर्नआउट हुआ। क्या बोली जा रही है यहाँ पे? तो इन लोगों को, महिलाओं को रोका जा रहा है, कितने लोगों को डंडे मारे जा रहे हैं, कितने लोगों को सीधे वहाँ से भगा दिया जा रहा है, कितने लोगों को गाली दी जा रही है। तो ये पुलिस प्रशासन का काम नहीं है और पुलिस प्रशासन कोऑपरेशन के लिए होती है, लेकिन आप लोग इस पिक्चर पे देख रहे हैं। अब आपको जो दूसरे मैं पिक्चर पे दिखाऊंगा वो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे दो महिलाएं, इन दो महिलाओं का नाम तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अखिलेश कुमार जी के ट्विटर वाले हैंडल से यहाँ पे मैंने ये चीज़ें निकाली है और आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये एसएचओ हैं और यहाँ पे ककरौली जो थाना है यूपी का, उस वहाँ से निकल के आए हैं और ये कह रहे हैं कि आगे बढ़ोगी तो गोली मार देंगे। इनका सीधे सीधे ये कहना है। अभी आपको ये वीडियो मैं भी दिखाऊंगा, ये देखने वाली चीज़ है ताकि लोगों की आंखें खुले कि डेमोक्रेटिक कंट्री क्या इस प्रकार से होनी चाहिए। मेरा यही सबसे ज़्यादा प्रश्न जो दिमाग में चल रहा है वही चल रहा है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। क्या किसी एक विशेष कौम को हम लोग टारगेट कर सकते हैं इस डेमोक्रेसी में? और हमारी डेमोक्रेसी तो बाबा साहब जी के द्वारा बनाई गई है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। तो यहाँ पे उन्होंने सबका सम्मान करके ही कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था कि आने वाले समय में किसी प्रकार की चीज़ें कोई प्रॉब्लम न हो। लेकिन आज के परिदृश्य में अगर देखेंगे, एक पुलिस वाला महिलाओं को इस प्रकार से डरा रहा है कि अगर आगे बढ़ोगी तो गोली मार देंगे। ये कहाँ का पुलिस की सिस्टम हुई, मेरा क्वेश्चंस। दूसरी चीज़ें,
बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संज्ञान लेना चाहिए। इस प्रकार की हरकत अगर हो रही है तो क्यों हो रही है ये ध्यान देना चाहिए, न कि ये देखना चाहिए कि अगर हो गई है तो हम लोगों को सस्पेंड कर दें। तो ये लोग सस्पेंड तो हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने इन लोगों को सस्पेंड कर दिया। और ये एक कोने की बात नहीं है, कई कोनों में ऐसा चीजें हुई हैं। देख रहे हैं कैसे पुलिस पर्सोनल यहाँ पे खड़े हैं, इन लोगों को देखिए आप। और यहाँ पे जो विशेष कम्युनिटी वोट डालने गई है उसको टारगेट करी जा रही है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। भारत जैसी एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली कंट्री जो कही जाती है उसमें इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। अब राइट टू वोट भी इन लोगों से छीना जा रहा है। राइट टू वोट ये इनका अधिकार है, अपना अधिकार ये कास्ट करने जा रही हैं, इनको रोका जा रहा है। और मैं इन दोनों महिलाओं की बहुत ही तारीफ करना चाहूंगा। एक पुलिस वाला अगर इनके सामने बंदूक लिए खड़ा है और कह रहा है कि गोली मार दूंगा आगे बढ़ोगी तो, फिर भी ये आके इनसे पूछती हैं, इस महानुभाव से, ये डरने वाली नहीं है, आके पूछ रही है कि आपको कोई अधिकार नहीं, यू डोंट हैव एनी राइट टू शूट ओवर हियर। यहाँ पे वो बोल रही है सीधे कि आपको अधिकार ही नहीं है, आप गोली क्यों मारोगे, आप हमें रोक क्यों रहे हो, बैरिकेडिंग क्यों लगा रहे हो। तो एक विशेष कम्युनिटी को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, खास करके वो विशेष कम्युनिटी आपका मुस्लिम कम्युनिटी है। अब इस प्रकार की चीजें कहते हुए भी मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये चीजें तो भारत में नहीं होनी चाहिए। खास करके भारत में सबसे ज्यादा जो फेमस स्टेट है वो अगर कोई स्टेट है पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से, हेरिटेज के दृष्टिकोण से, रिलीजन और ट्रेड के दृष्टिकोण से, अपनी जियोग्राफिकल एस्पेक्ट के दृष्टिकोण से, तो वो आपका निकल के आता है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के कानपुर लगभग जितने भी सीटों पे बाई इलेक्शन हुए हैं वहां पे आज के डेट में परिदृश्य में हम बता रहे हैं, वहां पे इस प्रकार की घटनाएं सुनने को मिली हैं। अब एक जो लीडर है, जो एसपी का यहाँ पे उम्मीदवार है कैंडिडेट, और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन दोनों भी बहुत सारी तानासुनी यहाँ पे चल रही है। अब ये केवल इसी राज्य की बातें नहीं कर रहे हैं आपसे, जो यहाँ पे निकल के आ रही हैं मीरपुर, कानपुर, जहाँ भी बाई इलेक्शंस निकल के आ रहे हैं, ये केवल इस प्रकार की चीजें नहीं है। आगे भी अगर देखा जाए तो मुंबई के महाराष्ट्र में भी 65% टर्न आउट हुई है, जबकि 2019 से बेहतर बताई जा रही है। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर और उनकी फैमिली यहाँ पे वोट कास्ट करके निकल के आई है। अब आगे चला जाए, अगर मुंबई को देखा जाए तो मुंबई में भी यहाँ पे बहुत सारा वायलेंसेज हुआ है। यहाँ मुंबई क्या बच गए, 1000 करोड़ रुपीज यहाँ पे तो इलेक्शन कमीशन ने सीज किया है फ्रेंड्स। और होटल वाली वीडियोस तो आपको पता ही होगी। इस प्रकार की चीजें चलेंगी तो क्या हम लोग कहेंगे कि हम लोग राइट टू वोट के जिम्मेदार होकर भी क्या हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तो चलने वाली है नहीं। अगर इस प्रकार की चीजें चलेंगी तो सीधे सीधे पार्टी को खरीद लिया जा रहा है, सीधे सीधे वोटर्स को खरीदा जा रहा है, पैसा वितरण हो रहा है और दारू वितरण हो रहा है। तो इस प्रकार की चीजें मुंबई में देखने को मिली हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब नादगांव यहाँ पे सीट है, वहां से भी इस प्रकार की चीजें निकले आ रही हैं। जो आपका वोटिंग मशीन है ईवीएम, उसमें भी तोड़फाड़ मिली है। बहुत सारे लोगों को फोन करके ये कहा जा रहा है पोलिंग डे के दिन, जिस दिन वोट पड़ रहा है, कि आप किसको वोट कर रहे हो, ये सब चीजें। तो ये मुंबई में ये सब कंप्लेंट्स निकल के आई हैं। इस प्रकार की चीजें आपको मुंबई में भी देखने को मिली, साथ ही साथ यूपी में बाई इलेक्शन है वहां भी देखने को मिली, और झारखंड में तो टसल चल ही रहा है। तो इस प्रकार की अगर चीजें चल रही हैं तो आप सोच सकते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बात कर रहे हैं हम अपने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की, बेसिक स्ट्रक्चर की, फंडामेंटल राइट्स की। ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन है फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी की सारी चीजें यही क्वेश्चन कर रही हैं, ये पुलिस वाला किस हद तक जाके गिर सकता है, इसकी हमें कोई सीमा नहीं है। ऐसे लोगों को परमानेंट जॉब से निकालना चाहिए, सस्पेंड करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। नेक्स्ट जो मैं इस व्यक्ति के लिए यहाँ पे बात कह रहा हूं, वो केवल सस्पेंशन का नहीं होना चाहिए कि इनको तुरंत तत्काल आयोग इनको निलंबित करे, वो तो करे ही, उसके लिए तो ये होने ही चाहिए। लेकिन क्या ये क्राइम नहीं है कि आप वोट डालने वाले लोगों को यहाँ पे बंदूक दिखा रहे हैं? ये बंदूक लोगों की सेफ्टी के लिए सरकार आपको देती है, न कि वोट अगर कोई डालने जा रहा है कोई विशेष कम्युनिटी, आप उसको किसी के भी कहने पे टारगेट कर दें। तो ये यहाँ पे चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, कई सारे ऐसे भी चीजें पाई गई हैं कि अगर कोई यहाँ पे मान लीजिए पोलिंग बूथ है और यहाँ पे
ये कम्युनिटी रह रही है, बहुत सारी विलेज, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो बीच में ही गड्ढे खोद दिए जा रहे हैं। अब गड्ढे खोद देने की वजह से आपको 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ रहा है। इस प्रकार का भी केस आपके उत्तर प्रदेश से निकल के आया है। तो ये थी सारी डिटेलिंग जो मैं सोचा पहले ही मैं आपको बताऊंगा कि यूपी के बाई इलेक्शन में यहाँ पे किस प्रकार की चीजें चल रही हैं। आशा करते हैं इन्फॉर्मेशन में जो दिया उससे आप संतुष्ट होंगे। अब ये जो वीडियो मैं दिखाने वाला हूं, ये वीडियो आप यहाँ पर देखिए। चलो चलो घर से कोई निकल नहीं रहा, मार रहे हैं, मार भी रहे हैं और रोक भी रहे हैं। घर से कोई डर से निकलने नहीं मांग रहा है। वोट कैसे हम लोग डालें? चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो भी चीजें आपको मैं यहाँ पे बताया वो सारी की सारी फैक्ट्स उसके आधार पे चीजें मिली हैं, वही चीजें मैं आपको बताया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी अपडेट हो आप तक मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे जो अरेस्ट होता है किसी भी व्यक्ति का, वो लंबे समय तक बात करी जा रही है पिसता हुआ रह जाता है। एक एक्टर है कस्तूरी, ये ग्रेटर चेन्नई पुलिस इनको हैदराबाद में अरेस्ट करती है 17 नवंबर को और इनको बेल दे दिया जाता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा जो चेन्नई में है। इनको कहा जा रहा है कि कस्तूरी जी ने हेट स्पीच दिया था। हेट स्पीच से याद आया फ्रेंड्स, यहाँ पे उत्तराखंड में कुछ रिलीजियस कम्युनिटी के लोग, हिंदू कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा हेट स्पीच दिए थे। उनके अगेंस्ट में क्या कार्रवाई हुई ये भी एक बहुत बड़ा अभी तक क्वेश्चन मार्क है और इनकी हेट स्पीच के लिए इनको तुरंत पुलिस अरेस्ट कर रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए और ये रेज करी क्वेश्चन ओवर हेट स्पीच एंड राइट टू फ्रीडम की बात करी इन्होंने। देखिए राइट टू फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, अपना चीजों को आप एक्सप्रेस करने के लिए आपको संविधान में ये चीजें दी गई हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो आर्टिकल 19(1)A में ये चीजें सारी मेंशन है कि किस प्रकार से आप राइट टू फ्रीडम का रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप किसी को गाली ही बक दें, ये कोई फ्रीडम में नहीं आता है। ऐसा नहीं है आप किसी का अपमान ही कर दें, कोई फ्रीडम में नहीं आता है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन स्टेट गवर्नमेंट इस पे लगाती है, तब जाकर के आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, ये सब चीजें प्रोवाइड करती है। उसी की यहाँ पे बात करी जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे अपने स्पीच में ये क्लियरली कहीं ना कहीं उसी हेट स्पीच को लेकर के जुड़ी हुई रहती हैं और ये अपोलॉइज नहीं, मतलब माफी नहीं मांगती हैं, क्योंकि इनको लगता ही नहीं है कि मैंने कोई हेट स्पीच दिया है। तो इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। 3 मंथ पहले की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, बेल जो है नियम बनाया गया कि आपको बेल मिलेगी ही मिलेगी और जेल तो एक अपवाद है। जेल किस चीज के लिए हम लोग बनाए हैं, यहाँ पे सुधार गृह होना चाहिए। जेल सुधार करने के लिए, आपने कोई चीजें गलत करी तो आपको सुधारने के लिए होना चाहिए, ना कि पनिशमेंट के लिए केवल हो गया है जेल कि आपको इतना पनिशमेंट होगा। ये कभी जीवन में इस तरीके का चीजें सफल नहीं हो सकती। तो सुधार गृह की तरफ से देखना चाहिए और जेल के अंदर रहने वाले लोगों को भी ज्यादातर यही समझते हैं कि उनका कोई अधिकार ही नहीं है अगर वो जेल में चले गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर जेल में भी जाते हैं तो आपको राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लिव विद फ्रीडम, ये चीजें आपको है। आपको राइट टू इक्वालिटी का बात करता है वो फिर भी। तो इस प्रकार से चीजें चल रही हैं। दूसरी चीजें यहाँ पे ये बोली जा रही हैं कि जो भी स्पेशल टीम फॉर्म करी गई थी कि इनको अरेस्ट करनी है, उनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन यहाँ पे हुई। तो डिड नॉट अराइज इन व्यू ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक मटेरियल विद द पुलिस, कोई उनके पास इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबिलिटी थी ही नहीं जो उनको अरेस्ट आप कर लिए, कस्टोडियल इंट्रोगेशन कर रहे हैं बैठा बैठा के। तो ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को
हैम्पर कर रही है, बाधित करती है आप लोगों की इस प्रकार की एक्टिविटी। वाइब्रेंट और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ राइट टू फ्रीडम देने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को हेट स्पीच दे दें। आपका हेट स्पीच बहुत वास्ट है, इसको किस हिसाब से डिफाइन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन में उतना मेंशन है नहीं। इसीलिए स्टेट इसका क्या करती है, फायदा बेनिफिट उठा लेती है सटाक से, ये चीजें जानिएगा। तो यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात करी जा रही है और दूसरी तरफ इंडिविजुअल की फ्रीडम की भी बात करी जा रही है। आशा करते हैं जो यहाँ पे समझाए वो आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, जेल से निकल के कुछ काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज है। इन दोनों एडिटोरियल को एक साथ मैं कवर कर रहा हूं। तो यहाँ पे एसेसिबिलिटी, डिग्निटी इंडियन प्रिजन में किस प्रकार से चल रही है उसी की बात करें। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई जेल में जाता है तो कितना दयनीय स्थिति हो जाता है, हम सभी लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं। इस छोटे से प्रीमाइस में कितने सारे लोग रेस्ट कर रहे हैं आप देख सकते हैं। यहाँ भी कोई चीजें खाली नहीं है और यहाँ पे भी लोग खाली नहीं है, सब भरे हैं, सारे कॉरिडोर भरे हुए हैं। इस तरीके से तो एनिमल भी नहीं रखे जाते, एनिमल को भी एक स्पीस मिलता है और ये ह्यूमन का कंडीशन है। और ये इंडियन प्रिजन है, इंडियन जेल में प्रिजन के अंदर प्रिजनर की कंडीशन को आप समझिए। तो राइट टू लिव विथ डिग्निटी आर्टिकल 21 में मेंशन है फ्रेंड्स, और ये यही बात कहता है कि इनको भी अधिकार है एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अगर आप इनसे मिलने आते हैं तो ये अपने तकलीफ आपको बयां करते हैं। इसी सारी चीजों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पे जेल में कैदियों को रखा जा रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके भारतीय जेल की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लॉ को भी ये फॉलो करने से यहाँ पे चूक जा रहे हैं हम। अब यहाँ पे इंटरनेशनल यूएन का जो लॉ है उसको भी हम चूक रहे हैं। दूसरी तरफ भारत का जो लॉ बनाया गया है कि राइट टू इक्वालिटी मिलेगी, उस पे भी हम चूक जा रहे हैं। तीसरी तरफ होम मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस बनी है उस पे भी हम चूक जा रहे हैं। तो बस केवल हम लोग किताबी बन के रह गए, बुकीज बन के रह गए हैं, और जो इम्प्लीमेंट करने वाली बातें हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पे बात आ रही है राइट टू लिव विथ डिग्निटी। तो आर्टिकल 21 में ये चीजें डाली गई हैं, और ये आर्टिकल 21 फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो आर्टिकल 21 के अंदर 1 से लेके 35 आर्टिकल आता है, और आर्टिकल 21 क्लॉज 1 में सबसे पहले यही आ जाता है राइट टू लिव विथ डिग्निटी। तो राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी आर्टिकल 21 में आता है। ये बहुत सारी ऐसी आर्टिकल है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्री एजुकेशन, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री लीगल एड, सब आपके आर्टिकल 21 में आता है। बहुत बड़ा ये आर्टिकल है क्योंकि इसमें 1 से लेके 35 तक का आर्टिकल डाला गया, इतना बड़ा ये आर्टिकल है। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू स्लीप, सब कुछ इसी आर्टिकल में डाला गया है। और ये कब आया, तो मेनका गांधी का केस आया था 1978 में, उसी में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देता है, और इतना ब्रॉड व्यू इसको कहता है कि ये आर्टिकल 21 बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही वाइड है। अब ये थी बैकग्राउंड डिटेलिंग जो आपको मुझे यहाँ पे देनी थी आर्टिकल 21 की। अब इतनी सारी चीजें इसमें हैं, उसके बावजूद भी अब हम भारत के जेल का यहाँ पे अवलोकन करेंगे। प्रोफेसर जीएन साईं बाबा की बात करी जा रही है, जो यहाँ पे ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस यहाँ पे बोली जा रही है। तो ये इनके साथ, जीएन साईं बाबा के साथ जो व्हील चेयर पे थे, जिनकी अभी रिसेंटली मृत्यु हुई है, आप सभी लोग अगर पढ़ते होंगे न्यूज तो जानते होंगे, जीएन साईं बाबा को जेल में ही बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये वही थे जीएन साईं बाबा जो डिसेबल थे और इनको व्हील मिली थी, तो व्हील भी अपना नहीं ये चला पाते थे और इनको सहयोग के लिए चाहिए था, लेकिन सहयोग करने के लिए भी कोई चीजें यहाँ पे इनको रखी नहीं गई थी। अगर कोई जेल में मदद कर दे तो कर दे, इस प्रकार की चीजें यहाँ पे हो रही थी। अक्टूबर यहाँ पे 2024 में इनकी मृत्यु हो गई।
जेल में इस प्रकार की सुविधाओं को ही राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत रखा जा रहा है। यानी आप लोग डिसेबल हैं चाहे जो है, आपको बेसिक अमेनिटी मिलेगी वहां पे जेल के अंदर। ये नहीं कि जेल के अंदर चले गए तो आपको भैया अब कोई भी चीजें नहीं मिलेगी, ये गलत बात है। आपको संविधान यहाँ पे अधिकार देता है, राइट्स देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी चीज को बहुत ही हॉरर और अनइमेजिनेबल बताई गई है। टॉयलेट वहाँ पे यूज करने में दिक्कत, पानी लाने में दिक्कत, नहाने में दिक्कत, इस प्रकार से व्हील चेयर की एसेसिबिलिटी उनके पास नहीं थी। नागपुर सेंट्रल जेल की ये कहानी हम आपको बता रहे हैं। उनका व्हील चेयर उठाने के लिए भी एक आदमी लगता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसेबल थे। अभी उनकी जो मृत्यु हो गई है, ये तो आखिर जेल है, तो जेल के जो भी ऑफिसर हैं वहाँ पे, जो कोऑर्डिनेटर हैं, उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए होती है, लेकिन उनके साथ बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार यहाँ पर हुआ। कहा जा रहा है कि प्रिजन जो अपने भारत में जेल है वो वायलेंसेस से भरा है, एब्यूज से भरा है और नेग्लेक्शन से भरा है। 1979 से 80 की अगर हम बात करें तो भागलपुर ब्लाइंडिंग केस, जिसपे पिक्चर बनी है गंगा जल, तो गंगा जल मूवी इसी पे बनी है। भागलपुर ब्लाइंडिंग इंसिडेंट यहाँ पे निकला था और एसिड लोगों के आंखों में डाला गया था। ये भी तो यहाँ से बहुत ज्यादा सेंसेशनल न्यूज ये बना था, शॉकिंग न्यूज बन गया था। 1980 में बात करें तो मुल्ला कमेटी, इस कमेटी का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से आएगा। मुल्ला कमेटी यहाँ पे रिपोर्ट करता है, क्योंकि मुल्ला कमेटी किससे जुड़ा हुआ है? जेल से जुड़ा हुआ है, जेल के रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। रिलीज होता है, कहता है कि इम्प्रिजन में सारे कैदियों की जो कंडीशन है, जो प्रशासन है, उसकी एक सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट बनाई जाएगी। यानी उनको भी जो अधिकार है वो देने की बात करता है। कहाँ पे? कैदियों को वो अधिकार मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे अपैलिंग कंडीशंस की बात करी गई है, एकदम दयनीय कंडीशन इनकी है। 1996 में अगर बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में देखें तो वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कह रहे हैं कि डिप्लोरेबल प्रिजन कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिला है बेंगलुरु में। उसके बाद रामामूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी लैंडमार्क केस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्ट कर रहा है कि आप जो भी की इश्यू वाली प्रॉब्लम है और ओवर क्राउडिंग है जेल में, जो ट्रायल डिले चल रहा है, टॉर्चर हो रही है जेल में और नेग्लेक्ट जो कैदियों को किया जा रहा है, उस पर संज्ञान लीजिए। किस केस में? रामामूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में। यहाँ पे मुल्ला कमेटी यही रिकमेंडेशन दे रही है कि 3 यहाँ पे डिकेड से इस प्रकार की चीज चल रही हैं, लेकिन कोई भी सब्सटेंशियल प्रोग्रेस दिखा ही नहीं, वहीं पे हम लोग टिके हुए हैं। अगर बात करें कि इंडिया के प्रिजन की जो हाउस है, अगर बात करी जाए तो लगभग 5.73 लाख यहाँ पे लोग अरेस्ट हैं भारत में। सोचिए कितनी बड़ी ये चीजें हैं, जबकि कैपेसिटी 4.36 लाख की है जेल की, तो 100% 200% कैपेसिटी यहाँ पे चल रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 में महाराष्ट्र प्रिजन डिपार्टमेंट 2024 यहाँ पे क्या दिखा रहा है, तो बहुत ही दयनीय कंडीशंस में कैदियों को रखा जा रहा है। और जो लोग डिसेबल हैं उनके अधिकार का तो, राइट्स का तो बात ही मत करिए, वो बहुत ही बुरा तरीके से फेस कर रहे हैं। अगर कोई डिसेबल है तो शायद ही जेल से जीवित निकल के आ पा रहा है, जैसे कि DN साईं बाबा का केस यहाँ पे बात करी जा रही है। डिसेबिलिटी को ही पूरा अच्छे से टारगेट किया जाता है वहाँ पे जेल के अंदर, और वायलेंसेस उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रिजन के स्टाफ के द्वारा होता है। गवर्नमेंट की लाइकनेस बताई गई है, सही प्रकार से यहाँ पे ख्याल नहीं करते हैं लोग, देख रेख नहीं करते हैं और डिसेबल लोग बहुत परेशान होते हैं। प्रोमिनेंट एग्जाम्पल दी गई है फादर स्टैन स्वामी, ये भी बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज़ था फ्रेंड्स। इनको पार्किंसन डिजीज है। पार्किंसन डिजीज क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ उठा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये पेन उठा रहे हैं तो इस पेन को हम ऐसे 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 उठाएंगे तो अपने मुंह तक, ये अगर चम्मच है तो हम चम्मच को मुंह तक भी नहीं ले आ पाएंगे, और 1 चम्मच चावल उठाएंगे तो गिर जाएगा। इसे हम पार्किंसन डिजीज, आपकी हाथें कांपेंगी। तो यहाँ पे फादर स्टैन स्वामी को ये प्रॉब्लम थी, इस डिजीज से वो गुजर रहे थे। तो इनको जो असिस्टिव आइटम मतलब मान लीजिए चम्मच हो गई, स्ट्रॉ हो गई, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो गई जो डिमांड करती हैं कि हम भोजन अपना स्वयं खा सकें, तो यहाँ पे स्ट्रॉ, सीपर, पानी पीने के लिए, ये सब चीज़ें जेल में इनको दिया नहीं गया खाने पीने के लिए। इनको बहुत डिफिकल्टी होती थी, इस प्रकार से चीज़ें ये खा ही नहीं पाते थे। आप लोग देखे होंगे कई लोग ऐसे हाथ काटते हैं तो ये
हाथ को ऐसे ऐसे किसी तरीके से मुंह तक ले जाएं, वही वाली इनको प्रॉब्लम थी। प्रिजन में जो डिसेबिलिटी है उनका एकदम ख्याल नहीं रखा जाता है, डिसेबल पीपल वहां पे आते हैं। और 2018 के ऑडिट के रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो तिहाड़, रोहिणी, मंडोरी जेल जो कि दिल्ली में सब हैं, तो यहाँ पे निपमन फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे ऑडिट किया गया। तो ऑडिट करने में क्या हाईलाइटेड मिला यहाँ पे कि अनअवेलेबल है ये सब चीजें, जैसे कि व्हील चेयर हो गई, सही प्रकार से फंक्शनल की बात कर रहे हैं, इनएसेसिबल प्रिजन सेल हो गई, कोई यहाँ पे रूम बना ही नहीं है कि 1 लोग 2 लोग 3 लोग एक छोटा सा रूम में रह लें। यहाँ पे 25 लोग 20 लोग 50 लोग यहाँ पे भरे हुए हैं। टॉयलेट की सुविधा सही से नहीं है। मुलाकात रूम, जिस रूम में जाते हैं आप लोग, यहाँ ये इस रूम की हम बात कर रहे हैं, ये मुलाकात, तो इस प्रकार की चीजें हैं नहीं यहाँ पे, यही बातें करी जा रही हैं। ये सब रिक्रिएशनल स्पेसेस नहीं है, वाटर कूलर की सुविधा नहीं है, फैन पंखे की सुविधा तो भूल ही जाइए जब इस प्रकार की सुविधा नहीं दे रहे हैं। ये बेसिक अमेनिटीज जिसे हम सीपर कह रहे हैं, जिसे हम यहाँ पे पानी पीने के लिए कोई चीज कह रहे हैं, स्पून कह रहे हैं, तो ये चीजें भी फादर स्टैन स्वामी को नहीं दी गई। यही भारत की कंडीशन है। इनके राइट्स का यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है। ये सब केवल पेपर पे ही है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है फ्रेंड्स, इम्प्लीमेंट ये चीजें नहीं हो रही है। राइट टू इक्वालिटी सबको दिया गया है। भारत के लोग बल्कि ऐसा सोचते हैं अगर आप जेल में चले गए तो आपकी राइट्स खत्म हो गई। बहुत सारी आपकी राइट्स यहाँ पे अभी भी चलती है, लेकिन उसका पालन नहीं होता है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने जजमेंट में ये सब दिया है। और उपेंद्र बख्शिश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1983 में ये चीजें मेंशन है। फिर से ये कंफर्म करती है, एफर्म करती है कि प्रिजनर का जो राइट है, राइट टू लिव विथ ह्यूमन कंडीशंस विद डिग्निटी, इसी आर्टिकल 21 की बात कर रहा है, जो 1 से लेके 35 तक चीजें हैं। सबसे पहले यही राइट आता है, राइट टू लिव विथ ह्यूमन कंडीशन विद डिग्निटी। तो प्रिजन में जो डिसेबल लोग हैं उनका कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्तर पे प्रोटेक्शन और प्रोसीजन की जरूरत है, उनके राइट्स को। नेल्सन मंडेला का जो रूल 2015 में ये प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन को निकल के आया कि यहाँ पे रीजनेबल एकोमोडेशन, यानी जो भी एकोमोडेशन हम दे सकते हैं राइट्स के अंदर, वो चीजें डिसेबल को और कैदियों को मिलना चाहिए। जो लोग दिव्यांग हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है, राइट ऑफ प्रिजन डिसेबिलिटी प्रोहिबिशन टॉर्चर, क्रूएल, ह्यूमन, इनह्यूमन, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, इस प्रकार की भी चीजें जो भी चल रही हैं, जेल में ही टॉर्चर कर रहे हैं, डिसेबल लोगों को टारगेट कर रहे हैं, इन ह्यूमन कंडीशन में रख रहे हैं भीड़ भड़ाके में, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है कि एब्यूज़ ना हो, वायलेंसेस, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ये डिनाइल ऑफ फूड एंड फ्लूइड की बात कर रहे हैं। तो ये भोजन भी सही प्रकार से मिले, जल भी स्वच्छ मिले, टॉयलेट भी स्वच्छ मिले, एक रूम मिले कम से कम जिसमें 2 से 3 लोग रख लो, 4 लोग रख लो, लेकिन 20 लोग मत भरो इसमें, क्योंकि जेल में इतना क्राउड फैल रहा है। इसी की बात करी जा रही है कि यहाँ पे स्पीडी ट्रायल अगर होता, और जो छोटी छोटी पेटी केसेस हैं, छोटे छोटे केसेस हैं, जैसे चोर का हो गया, जैसे किसी भी प्रकार से झगड़े का हो गया, तो ले जा करके जेल में भरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा उन पे फिनेंशियल क्रंच करो और छोड़ दो। या फिर इस प्रकार से उनको, अभी उड़ीसा वाला जो स्टेट था, यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट अपना चलाने वाला है उड़ीसा स्टेट, कि जो भी छोटे केसेस हैं, हीनियस क्राइम के लिए नहीं, मर्डर, रेप के लिए नहीं, छोटे क्राइम जैसे चोरी हो गई, झगड़े हो गए थोड़े थोड़े, तो उनको जेल में लाके भरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनको टैग एक दे दिया जाएगा। उस टैग को हम लोग ट्रैक करेंगे और उस ट्रैक से ये पता रहेगा कि ये कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे नहीं। हालांकि ये केस राइट टू प्रिवेसी को हैम्पर करता है। देखते हैं क्या यहाँ पे चीजें निकल के आ रही हैं। होम मिनिस्ट्री का भी मॉडल प्रिजन 2016 में आया, वो भी डिग्निफाइड लिविंग कंडीशन की बात करता है, लेकिन उसकी भी एसेसिबिलिटी गाइडलाइंस यहाँ पे फॉलो नहीं हो पा रही हैं। ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर, ना ही पुलिस स्टेशन में, ना ही प्रिजन डिजास्टर मैनेजमेंट, कहीं भी ये चीजें नहीं एसेसिबल हो पा रही हैं। तो अपने भारत के जेल की कंडीशन, प्रिजन की कंडीशन कहें तो बहुत ही दयनीय स्थिति में चल रही है, वही यहाँ पे एडिटर बोल रहे हैं। एब्यूज यहाँ पे कहीं ना कहीं हर प्रकार से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जेल में जाने के
बात। दूसरी तरफ यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो भी सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है इंडिया में वो भी इसी पे फोकस करती हैं, लेकिन रियलिटी सच्चाइयों में एकदम डिफरेंट है और यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी को बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। आशा करते हैं जो आपको समझाएं वो समझ में आया होगा। तो चलिए बैकग्राउंड फंडामेंटल राइट्स की भी समझेंगे। 14 से लेके सबसे पहले पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आता है और आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक ये चीजें मेंशन है फंडामेंटल राइट के रूप में। 36 से लेके 51 तक आपका DPSP आता है। 51A में आपका ड्यूटी आ जाता है। तो ये थी पूरी। अब अगर बात करें 14 से 18 में राइट टू इक्वालिटी आती है। इसी 19 से 22 के अंदर राइट टू लिव विथ डिग्निटी आता है आर्टिकल 21 में। तो राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत ही राइट टू लिव विथ डिग्निटी आता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, याद रखिएगा। 23 और 24 की बात करें तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है। 25-28 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है, ये भी काफ़ी हाईलाइटेड चल रहा था। 29-30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये भी हाईलाइटेड चल रहा है। इस स्लाइड से तो क्वेश्चन बनने ही है फ्रेंड्स। 32 से 35 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करते हैं, जो जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में आता है। अब यहाँ पे लैक ऑफ पॉलिटिकल विल बताई गई है। अगर पॉलिटिकल विल की बात करें फ्रेंड्स, तो अगर पॉलिटिशियन देश के चाह ले कि ये चीज़ें सही करनी है ना, तो वो 6 महीने या फिर 1 साल या फिर 1 वीक जिस कंडीशन में वो चीज़ें रहेंगी वो चीज़ें सही हो सकती हैं। तो क्रूएलिटी प्रिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है और यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्रूएलिटी ये डिजर्व करते हैं और ट्रबल को यहाँ पे इनको होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका एक अधिकार है और ये मैसेज पूरे स्टेट को यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे पॉलिटिकल विल की बात करी जा रही है कि सारे प्रिजन को, यहाँ पे जो भी डिसेबल लोग हैं उनको कहीं ना कहीं प्रिजन में एक प्रकार से सब्जेक्ट के रूप में, प्रजा के रूप में देखना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत ही ये चीज़ें आती हैं। स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत ही जेल वाला सब्जेक्ट आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट ही इस पे एक्शन लेगी, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और जो भी सफ़र कर रहे हैं लोग, जैसे साईं बाबा और आपका फादर स्टैन स्वामी, इस प्रकार के एटीट्यूड से हमें जेल में ऊपर उठना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं तो हमें अपने ही कंट्री में बहुत ज़्यादा जेल में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। और ये सच्चाई है आज के डेट में अगर रिफॉर्म की बात करें जेल में, क्योंकि जेल का कंडीशन इस पिक्चर से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे लोग प्रॉब्लम में हैं और लोग यहाँ पे एनिमल से भी बुरा जीवन जीने में यहाँ पे व्यस्त, मतलब मजबूर हैं लोग। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करी गई है, तो थोड़ा बैकग्राउंड डिटेलिंग भी हो जाएगा। 19(1)A में फ्रेंड्स कुछ यहाँ पे चीज़ें रखी गई हैं। तो सबसे पहले आता है राइट टू प्रोपागेट वंस व्यू, जो अपने विचार को आप फैला सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइज आता है और राइट अगेंस्ट टैपिंग, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कोई कर रहा है तो उसके भी विरुद्ध में आपका आता है। राइट टू टेलीकास्ट यहाँ पे आता है। राइट अगेंस्ट बंद यहाँ पे आप आता है आपका पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटी, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, आप चुप रह सकते हैं, आपको अधिकार है। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर, ये भी आता है। राइट टू डिमॉन्स्ट्रेट पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, तो राइट टू स्ट्राइक नहीं आता लेकिन बंद आता है यहाँ पे, ये चीजें याद रखिएगा। स्टेट इंपोज कर सकता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, जो कि पहले ही बताया। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन इस ग्राउंड पे सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस। किसी भी प्रकार से अगर आप इन चीज़ों में प्रॉब्लम करते हैं तो आपके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है, जो इसका आज के परिदृश्य में बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। ओरिजिनली अगर बात करें तो आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19 में 7 राइट्स रहता था, लेकिन जो चीज़ें आज के परिदृश्य में देखा जाए तो यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी को डिस्पोज किया गया 44वें अमेंडमेंट जो 1978 में किया गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी
को हटाकर 300A में डाल दिया गया है, जो मुझे आपको बतानी थी। अगर फ्रेंड्स अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर से फेसबुक पे आप शेयर कर दीजिएगा। दूसरा, दिल्ली की एयर पोल्यूशन को लेकर के बात करी जा रही है कि बहुत ज़्यादा दिल्ली में प्रॉब्लम हो रहा है। कई दिन से मैं इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ, इसको थोड़ा संक्षेप में बना के निकलूंगा। सबसे ज़्यादा टारगेट करी जा रही है किस चीज़ को, तो यहाँ पे स्टबल बर्निंग की, जिसे हम पराली कहते हैं। तो पराली से यहाँ पे 1 से 2% की ही पोल्यूशन हो रही है, इस प्रकार यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन जो वेहिकुलर इमिशन है यहाँ पे, वो लगातार हो रहा है PM 2.5, PM 10। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को कैसे हम सही कर सकते हैं, तो वेहिकुलर इमिशन को हटाना पड़ेगा और ट्रैफिक कंजेशन को कम करना पड़ेगा। यहाँ पे बात करी जा रही है अक्टूबर से लेके आपका फरवरी तक। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं अक्टूबर से फरवरी तक, ये ज़्यादा प्रदूषण मचाती हैं। लेकिन क्या प्रदूषण कम हो जाता है दिल्ली में, यही बात यहाँ पे निकल के आ रही है। तो उसका कारण यही है, व्हीकल जो हैवी व्हीकल होती हैं वो, और जो कंस्ट्रक्शन पे डस्ट उड़ते हैं वो। तो ये कोई दिल्ली में इस प्रकार का अगर समस्या चल रहा है दोस्तों, तो इसका इसी चीज से मतलब है, जो PM 2.5 और सारे गैसों से मिलके ओजोन गैस बनाती हैं, जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ओजोन गैस एक पॉइजनस गैस भी होती है, ये भी चीज़ें याद रखिएगा। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बात करी जा रही है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लेके आए, 2019 में लॉन्च किए और एक साथ कोलाबोरेटिव पार्टिसिपेटरी अप्रोच लेके चले गए, किस प्रकार से टारगेट बनाएंगे, इमरजेंसी बनाएंगे। यहाँ पे लॉन्ग टर्म अप्रोच की बात करी जा रही है, जबकि दिल्ली में इस प्रकार की चीज़ें नहीं होंगी तो पोल्यूशन खत्म नहीं हो पाएगी। लोगों के हेल्थ और इन्वायरमेंट पे ऐसे ही प्रॉब्लम आती रहेगी। बात करी जा रही है CAQM की, जो दिल्ली के NCR रीजन तक ये कार्य करता है। 21 में स्थापना करने के बाद यहाँ पे इसको भी यहाँ पे रखा गया, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट इन चीज़ों को सुधार नहीं सकी। पॉपुलेशन की बात करें, सिटी की पॉपुलेशन, तो यहाँ पे जो बीजिंग की पॉपुलेशन है चाइना में, ठीक उसी प्रकार से दिल्ली की भी पॉपुलेशन है। लेकिन बीजिंग भी एक समय में था, वहाँ पे पोल्यूशन था, लेकिन दिल्ली से तो कम ही था, पोल्यूशन था। लेकिन आज के परिदृश्य में देखा जाए, बीजिंग बहुत सही हो गई है, लेकिन दिल्ली अभी भी उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी ढर्रे पे चल रही है। तो बीजिंग में क्या करी गई है, बीजिंग में यहाँ पे करी जा रही है, जो भी वहाँ पे वेहिकुलर इमिशन थे उसे कम किया गया, रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करा गया। उसके बाद से जो बसेस थी वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस करे गए, और इलेक्ट्रिक बसेस करने पे वहाँ पे साइकिल का प्रयोग लोग करना शुरू किए। तब जा कर के यहाँ पे, और जो पब्लिक बसें हैं उसका जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं बीजिंग में, उसका उपयोग किया गया। यहाँ पे प्राइवेट बसेस का, प्राइवेट कार का बहुत ज़्यादा लोग उपयोग करना बंद किए बीजिंग में। तब जाकर के वहाँ तुरंत यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्लीन होना शुरू हो गया। यही चीज़ें सोर्स ऑफ पोल्यूशन बताई गई हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसको हमें सख्त रूप से पालन करना पड़ेगा। न्यू व्हीकल इमिशन का स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा और डिस्कस करना पड़ेगा। हालांकि बात करी जा रही है, पहले जो राहुल बजाज हैं इनसे बात करी गई थी, लेकिन अभी तक ये चीज़ें कुछ हुई नहीं। ये आज के परिदृश्य में देखें तो फार्मर हरियाणा पंजाब को वर्ष सिचुएशन में लाके डाल दिया गया है, क्योंकि इन पे आरोप बहुत ज़्यादा लग रहा है। कंजर्व ग्राउंड वाटर की बात करी जा रही है, डिले सोइंग हो रहा है, जो भी वो बोते हैं खेत में, और ये समय भी कम मिल रहा है। हार्वेस्टिंग और प्लांटिंग में भी बहुत ज़्यादा गैप मिल रहा है। टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन इसकी जो बात करी जा रही है वो कार्य कर नहीं पा रहा है। तो इसकी प्रॉब्लम जो निकल के आ रही है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द फार्मर यहाँ भी डिस्टर्ब हो रहा है। क्लीन एयर दिल्ली में कब आएगी? अगर यहाँ पे लोग यहाँ पे अटेंटिव हो जाएं तब क्लीन एयर दिल्ली में आ सकती है। वो कैसे? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक रिस्पॉन्स की बात करी जा रही है, जो कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्या यहाँ पे कॉस्मेटिक स्टेप, अनवेरिफाइड क्लेम, स्टैटिस्टिकल कंप्लायंस, शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी बात करी जा रही है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि जो ब्यूरोक्रेट थे, क्या उनको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा
पॉलिटिकल विल कहाँ पे है, इसी की बात करी जा रही है। CAQM जो आपको बताया मैं, दिल्ली के NCR रीजन में देखने के लिए, पोल्यूशन फंक्शन करने के लिए ये जिम्मेदार है। बीजिंग में ऐसा ही कुछ चल रहा था, लेकिन यहाँ पे चीजें सही हुई, आपको बता ही दिया। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात करी जा रही है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट की बात करी जा रही है, पाइप एयर पॉल्यूशन की बात करी जा रही है। तो ये सब टॉक्सिक स्मोक बन गया है, PM 2.5। आपके अगर दिल्ली में हम बात करें तो पार्टिकुलेट मटेरियल आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आता है, और प्राइमरी पॉल्यूशन आपका ये जो सल्फर डाइड, नाइट्रोजन, ये सब चीजें आ जा रही हैं। UN की रिव्यू रिपोर्ट में बीजिंग के भी इसी प्रकार से हाल था, लेकिन अपनी चीजों को वो धीरे धीरे सही किया और वो इलेक्ट्रीफाइड सब चीजों को किया, बैटरी ऑपरेटेड सब चीज को किया, तो वहां भी चीजें कम हुई। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेप 4 चल रहा है दिल्ली में, और टॉक्सिसिटी मैनेजमेंट यहाँ पे बात करी जा रही है। लेकिन यहाँ पे एडिटर ये बातें बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए, कम से कम 5 साल 6 साल का प्लान चाहिए, तब जाके के हम इन सब चीज़ों को करेंगे। अब बीजिंग में इन सब चीज़ों का, अगर जिस एरिया में पोल्यूशन होता था तो वहाँ पे स्मोक टावर बनाए गए, किस टाइम पे ये चीज़ें हो रही हैं ज़्यादा, उसका एरिया बनाया गया, उस एरिया को ये कंसीडर करें और वहाँ पे वो काम करना शुरू करें, तब जा कर के बीजिंग में यहाँ पे पोल्यूशन घटा है। यही यहाँ पे सारी बातें बोली जा रही हैं। आशा करते हैं जो चीज़ें आपको समझाया मैं वो समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर समझ में आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नए आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे पैकेज फूड की बात करी जा रही है, उस पर जो लेबल है वो प्रश्न उठाता है। नया रिपोर्ट यही पब्लिश कर रहा है कि जो भी एसेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव है, एक नॉन प्रॉफिट ग्लोबल फाउंडेशन है, एटनी, ये पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे लीडिंग मल्टीनेशनल फूड बिवरेजेस कंपनी, मतलब जो भी ड्रिंक्स वाली कंपनी उन्हें बिवरेजेस कंपनी बोलते हैं, तो एक एवरेज सेल प्रोडक्ट निकाला और यहाँ पे ये पाया कि जो भी लो एंड मिडिल इनकम कंट्री हैं वहाँ पे बिवरेजेस प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे कि ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं, हर प्रकार के ड्रिंक्स, उसमें वहाँ पे लो मिडिल इनकम कंट्री में इस प्रकार की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ज़्यादा सेलिंग हो रही है कंपेयर हाई इनकम कंट्री। हाई इनकम कंट्री, मैं लंदन से तुलना कर ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे बीजिंग से तुलना कर ले रहा हूँ, तो मैं इजराइल से तुलना कर ले रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं हाई इनकम कंट्री हैं। तो अपने अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस प्रकार की बिवरेजेस कंपनी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जिसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट हो रही हैं, प्री पैकेज फूड प्रोडक्ट की हो रही हैं, और ये जो भी फूड यहाँ पे एडवर्टाइज करके बिक रही हैं, ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट कंसर्न में आ जा रही हैं, सेचुरेटेड फैट, जिसके कारण यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी हो रही हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भारत पे एक एपिक प्रोपोर्शन में बर्डन, भार के रूप में फैल रही है। लगभग 10 करोड़ प्लस के इंडियंस को डायबिटीज हो गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें डाटा में ये चीज़ें मिल रही हैं। ओबेसिटी 24% एमंग वुमेन है, 23% मैन में है। तो औरतें ज़्यादा यहाँ पे मोटी हैं, 1% ह्यूमन यहाँ पे कम मोटे हैं। तो ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं। पैकेजिंग की बात करी जा रही है, सारी न्यूट्रिशन की बात करी गई, डाटा की बात करी गई। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। PM विद्या लक्ष्मी स्कीम आई है। ये स्कीम आपके PM साहब देश के लॉन्च किए हैं। तो पहले क्या थी, पहले ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। तो स्कीम थी पहले ये देखती थी स्कीम जो आपको लोन देती थी। एक्चुअली ये स्कीम है क्या, पहले यही देख लेते हैं। 6 नवंबर को यूनियन कैबिनेट जो चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अप्रूव करते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो PM विद्या लक्ष्मी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और यहाँ पे फिनेंशियल सपोर्ट उन मेरिटोरियस स्टूडेंट को लोन देगा एजुकेशन वाले फील्ड में। तो कोई भी कोलेट्रल रखने का, कोई भी बधुआ चीज रखने का जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे गारंटर फ्री लोन मिलेगा बैंक से। यही PM विद्या लक्ष्मी का स्कीम है। आपको एजुकेशन के लिए कोई भी गारंटर की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी सारे के सारे बैंक से आपको नहीं मिलेगा, एक रीजनेबल बैंक से मिलेगा। वो कौन, तो लगभग अगर 860 क्वालिटी हायर
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उन्हीं में अगर आप पढ़ रहे हैं जो NIRF के लिए एलिजिबल है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में जो चीज़ें आ रही हैं उन्हीं इसके अंतर्गत आपको लोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। स्कीम पोटेंशियली कवर करता है 22 लाख स्टूडेंट की बात करी जा रही है। अगर उनका इनकम 8 लाख तक है तो ये चीज़ें आ जा रही हैं। और नॉट एलिजिबल बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप किसी भी प्रकार से ले रहे हैं। 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है लोन पे और 10 लाख तक ये चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। क्या इस प्रकार की चीज़ें पहले नहीं थी? तो थी। आउटले 3600 करोड़ की आउटले यहाँ पे रखी गई है 2030 तक। तो याद रखिएगा PM विद्या लक्ष्मी स्कीम। और इस स्कीम पे आप पहले थी नहीं तो पहले थी, लेकिन ये पहले वाली जो स्कीम थी वो कवरेज करती थी मिडिल इनकम फैमिली को। और यहाँ पे जो भी NACC और NBA से अप्रूव्ड हैं वो सारी की सारी इंस्टीट्यूट यहाँ पे अप्रूव कर सकती थी लोन। इस प्रकार की चीज़ें बोल रही हैं। तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल और यहाँ पे NAC यहाँ पे इसको अप्लाई करती थी। तो यहाँ पे यही बातें बोली जा रही हैं। पहले भी अच्छी स्कीम थी, आप यहाँ पे अब एक फिक्स स्कीम बना दियो कि इतना ही इंस्टीट्यूट ही बस कर पाएंगी। तो मुझे ये वाली स्कीम और ख़राब लग रही है, पहले वाली स्कीम ज़्यादा सही लग रही थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंडिया कैरिकॉम, ये प्राइम मिनिस्टर ब्राज़ील से सीधे गुआना पहुंच गए हैं। गुआना कहाँ पे है फ्रेंड? तो आप देख सकते हैं गुआना ये साउथ अमेरिका की कंट्री है जो अटलांटिक ओशियन से बॉर्डर टच करती है। इसकी कैपिटल की बात करें तो जॉर्ज टाउन इसकी कैपिटल है। यहाँ पे इंडिया और कैरिकॉम की मीटिंग चल रही है। तो कैरिबियन नेशन की बात चल रही है यहाँ पे, कैरिबियन नेशन। तो यहाँ पे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म में इस प्रकार की चीज़ों में हम सहयोग कर सकते हैं। और पहला विजिट है 50 सालों में अगर देखा जाए इंडियन हेड ऑफ स्टेट। तो इंडिया कैरिकॉम समिट यहाँ पे दूसरा था यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करी जा रही है, फूड सिक्योरिटी, हेल्दी और फार्मास्यूटिकल साइंस और इनोवेशन की बात करी जा रही है। 7 की पिलर की बातें करी गई हैं मोदी जी के द्वारा। वो क्या है? कैरिकॉम को लेके मोदी जी यहाँ पे 5T प्रमोट किए हैं। ये 5T है क्या? तो यहाँ पे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, टैलेंट, ट्रेडिशन की बात करी जा रही है। सारे सेक्टर के को लेकर के इंडिया कैरिकॉम की बात करी जाए तो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करी जा रही है। गुआना में भी यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए। कैरिकॉम हेड की अगर बात करें तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं गुआना के तो मोहम्मद इरफान अली साहब यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं गुआना के। UNGA में यहाँ पे अगर बात करी जाए तो 74वें सेशन में यूनाइटेड नेशन का यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का मीटिंग हुआ था इस व्यक्ति से। आज की अगर बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, इस पे बातें चल रही हैं इंडिया की तरफ से। अब देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। यहाँ पे गुआना का प्रेसिडेंट इरफान अली इंडिया को थैंकफुल कहना चाहते हैं क्योंकि कोविड-19 का सीजन था तो इंडिया बहुत सारा अपना पेंडेमिक के लिए वैक्सीन वहां पर दिया था उस कंट्री को। तो ये सारी चीज़ें थी। आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होगी, बैकग्राउंड डिटेलिंग भी अच्छी लग रही होगी। यहाँ पे इंडिया चाइना एग्रीमेंट अब कार्य कर रही है, रीबिल्डिंग हो रहा है, म्यूचुअल ट्रस्ट बन रही है, यहाँ पे बातें कर रही हैं। लेकिन देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आती हैं तो आपको कवर करी जाएगी। बात करी जा रही है यहाँ पे 2 ऐसी प्रमुख जगह हैं जहाँ पे इश्यू निकल के आई थी पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें तो लद्दाख वाला रीजन, देपचांग और देपसोंग 2 रीजन है, वहाँ पे इश्यू निकल के आई थी इंडिया के साथ। लेकिन आज के परिदृश्य में यहाँ पे एशियान डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग चल रही है तो यहाँ पे गए हैं जो लाओस कंट्री है उसकी कैपिटल वेंटियाना में। तो राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और उनके काउंटर पार्ट, उनके समकक्षी अगर बात करें डोंग जून जो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो दोनों लोग हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। बात करी जा रही है लाओस में ये चीज़ें चल रही हैं, एशियान डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग चल रही है। तो इसमें यहाँ पे बातचीत हुआ है कि हम लोग अपने जो रिश्ते हैं उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। देखते हैं किस हिसाब से ये चीज़ें चल रही हैं। तो हालांकि देपसांग और देमचोक ये 2 जो लद्दाख वाले पार्ट हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी हद तक टसल चल रहा था लेकिन अभी डिसएंगेजमेंट है। मणिपुर के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का अब तबादला होगा। अब यहाँ पे कृष्ण कुमार निकल के आएंगे जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी से निकल के आते हैं। जस्टिस सिद्धार्थ अब मृदुल चले जाएंगे और यहाँ पे नया अपॉइंटमेंट कृष्ण कुमार जी
आएंगे। ये मद्रास हाईकोर्ट के जज थे। प्लानिटरी क्राइसिस की बात करी जा रही है यूनिसेफ रिपोर्ट के अंदर। यूनिसेफ रिपोर्ट की बैकग्राउंड डिटेलिंग पहले देखेंगे, उसके बाद रिपोर्ट को हम देखेंगे। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का पूरा नाम हो जाता है। ये इसकी जिम्मेदारी किस चीज़ का लेता है? तो ये प्रोवाइड करेगा मानवता के नाम पे ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड चिल्ड्रन को वर्ल्ड वाइड ये प्रोवाइड करेगा। और ये किस चीज़ पे फोकस करेगा? तो इम्यूनाइजेशन पे, डिजीज को रोकने के लिए, और एडमिनिस्टर करेगा ट्रीटमेंट चिल्ड्रन का, मदर विथ HIV उसको भी, और चाइल्डहुड मैटरनल न्यूट्रिशन की बात करेगा, यानी माँ के न्यूट्रिशन की भी बात करेगा, तभी तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। इम्प्रूव करेगा सैनिटेशन, एजुकेशन प्रमोट करेगा, और इमरजेंसी रिलीफ रिस्पांस जो भी डिजास्टर जहाँ होगा वहाँ पे प्रोवाइड करेगा। 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना होती है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, दो इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। फाउंडेड बाई अगर बात करी जाए तो लुडविग रिचमैन एक पॉलिश हेल्थ स्पेशलिस्ट थे पोलैंड के, यहाँ पे बात करी जाए। हेडक्वार्टर इसकी न्यूयॉर्क सिटी USA में है। रिपोर्ट तैयार करता है, जो रिपोर्ट आज के डेट में अगर बात करें तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 का रिपोर्ट आया है। सप्लाई चेन सेव लाइफ का रिपोर्ट बनाता है। 2023 का ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट बनाता है। अब यहाँ पे क्या निकल के आ रही है उसको देखेंगे। रिसेंटली वर्ल्ड की अगर बात करें तो प्लानिटरी क्राइसिस की बात करी गई है वर्ल्ड चिल्ड्रन को लेकर के। 1 बिलियन की बात बोली जा रही है, जो कि बच्चे लिविंग इन कंट्री, देश में अगर जो बच्चे हैं उनको क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल हैजार्ड फेस करना पड़ेगा। क्लाइमेट प्लस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कौन से बच्चे? जो भी अपकमिंग बच्चे हैं। यूनिसेफ का यही यहाँ पे रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 SOWC, ये रिपोर्ट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये रिलीज किया गया। इस रिपोर्ट में 3 लॉन्ग टर्म ग्लोबल फोर्सेस की बात करी गई है। पहला डेमोग्राफिक शिफ्ट की बात करी गई है, यानी पॉपुलेशन बढ़ रहा है। क्लाइमेट और इन्वायरमेंट क्राइसिस की बात करी गई है, और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की बात करी गई है। तो 2050 तक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्लाइमेट डिस्टेबलाइजेशन बढ़ जाएगी, और बायोडाइवर्सिटी कोलैप्स हो सकता है, यानी पेड़ पौधे और जानवर की जनसंख्या एकदम घट सकती है। वाइड स्प्रेड पोल्यूशन होगा, जो आज के देश में आज के परिदृश्य में बढ़ रहा है, और ग्लोबली ये चीज़ें बढ़ेंगी। चिल्ड्रन की बात करें तो ये प्रॉब्लम फेस करेंगे पॉल्यूशंस का और एक्सट्रीम वेदर का। आज के देश में हीट वेव तो आ ही रहा है और ये चीज़ें चल रही हैं। पॉल्यूशन की बात करें तो बढ़ेगा ही, राइजिंग टेम्परेचर होगी, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ेगा तो मच्छर भी बढ़ेंगे। मच्छर बढ़ेंगे तो बीमारियां फैलेगी, डिजीजेज फैलेगी, मलेरिया फैलेगी, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस, ये सब प्रॉब्लम निकल के आएंगी। वाटर बॉर्न डिजीजेज बहुत ज़्यादा होने लगेंगी, जिसके कारण चिल्ड्रन का डेथ भी होना शुरू हो जाएगा। 2022 से अगर बात करें तो 400 मिलियन स्टूडेंट अराउंड द वर्ल्ड ये इस प्रकार से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। तो 400 मिलियन का मतलब ये हुआ 40 करोड़ बच्चे वर्ल्ड में। अब ये वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स भी बातें बोली जा रही हैं। 2050 तक ग्लोबल चाइल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो 2.3 बिलियन पे जाकर के ये स्टेबलाइज होने वाला है। 95% की अगर बात करें पीपुल हाई इनकम कंट्री ये कनेक्टेड हैं इंटरनेट से, और 26% लो इनकम कंट्री यहाँ पे है। तो 95% और 26% यहाँ पे कितना ज़्यादा गैप है अगर रिच कंट्री से हम तुलना करें गरीब देश का। तो हमें कहीं ना कहीं डिजिटल एक्सक्लूजन में रखा जा रहा है, यानी हम तक वो सुविधाएं पहुँच नहीं पा रही हैं। इसी को डिजिटल एक्सक्लूजन बात बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ के निकल आ रही है, उसके बाद चाइना में, फिर नाइजीरिया में, फिर पाकिस्तान में, फिर DRC में, एथियोपिया, यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया, तंजानिया, बांग्लादेश, इन कंट्री में निकल के आ रही है। तो आशा करते हैं ये सब मिलियन में, आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। रिपोर्ट दिया हूँ वो भी समझ में आई होगी। राफेल नडाल यहाँ पे रिटायर हो चुके हैं और यहाँ पे इन्होंने 12 ग्रैंड स्लैम जीता है। तो ये बहुत ही टफ टास्क है फ्रेंड्स, कोई इजी चीज़ नहीं है इस प्रकार की चीज़ें। राफेल नडाल आपके स्पेन के खिलाड़ी हैं जो एक थ्रिल्ड ऑडियंस यहाँ पे
इनको देखने आती है एक प्रकार से। तो अब इनका रिटायरमेंट हो गया है। रोजर फेडरर की बात करें तो रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से हैं, ये चीजें याद रखिएगा। दोनों लोग इनके मित्र हैं, नोवाक जोकोविच भी इन्हीं के मित्र हैं। अब यहाँ पे बात कही जा रही है इनकी कि ये जो व्यक्ति था इतना संघर्ष करके यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंचा था। तो फ्रेंड्स बात सही है, ये अपने जीवन में बहुत संघर्ष से यहाँ तक पहुंचे हैं। तो राफेल नडाल की पूरी कहानी यहाँ पे थी छोटी सी, मैं सोचा आपको बता दूं। चलते हैं आगे। यूएस वीटो कर दिया है यूएन रिजोल्यूशन में कि इमीडिएट सीज फायर इन गाजा यहाँ पे नहीं होगा। तो देखिए हाथ उठाए हुए हैं ये लोग, और ये लोग यही कार्य ही कर सकते हैं। पुतिन यहाँ पे गिफ्ट किए हैं, तो याद रखिएगा नॉर्थ कोरिया को, नॉर्थ कोरिया है आपका, तो वहाँ पे एक लॉयन और 2 भालू एक फ्रेंडशिप का साइन लेकर के यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्थ कोरिया को यहाँ पे डोजन्स ऑफ एनिमल दिए हैं इंक्लूडिंग लायंस और 2 बियर्स। तो ये चीजें न्यूज में थी तो सोचा आपको बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं जो चीजें आपको बताया यहाँ पे वो क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, खास करके फेसबुक पे व्हाट्सएप पे जरूर से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी।